सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज हमारे साथ आप सब श्रोताओं के अलावा मौजूद हैं स्टूडियो में बैठे हुए। जी आप बताएं। जी फराज अंसारी। फराज अंसारी। तो आपकी उम्र तो कितने साल के हैं? 20। और आपको इस तरह के गाने पसंद है? इस तरह सिर्फ आपकी वजह से, आपने दीवाना बना दिया। अरे मेहरबानी, शुक्रिया भाई। जी जी सर, मेरा नाम तौसीफ अंसारी है। जी, आपकी वजह से ही मैं किशोर और मुकेश और रफ़ी साहब के गाने पसंद करने लगा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, पहले मैं नहीं सुनता था इतने सारे। भाई तौसीफ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हमें, बेशक, हमारे बेशक, प्रोग्राम बेशक। को और जो प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें, बेशक, कि हम अच्छा मनोरंजन कर सकें। वो मनोरंजन जो वल्गर नहीं है, वो मनोरंजन जो दिलों के लिए और दिमाग के लिए सुकून देने वाला है, अच्छा लगने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा। जी, हमारे पारसी प्रीस्ट भी हैं, हमारे रेगुलर ऑडियंस में आते हैं। मिर्ज़ा साहब, ज़ोरदार तालियां आपके लिए। 92.7 बिग एफएम के हम सब शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम दिया जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। तो करते हैं आगाज़ आज के शो का। मेहरबान दोस्तों, शुरुआत करते हैं मनोज कुमार साहब की फिल्म उपकार की और राजेश खन्ना की। आप सोचेंगे कि मनोज जी की फिल्म उपकार से राजेश खन्ना का क्या रिश्ता है, तो सुनिए। उपकार वो पहली फिल्म थी जिस फिल्म से मनोज जी ने डायरेक्शन करना शुरू किया। फिल्म की मेजर कास्टिंग तकरीबन हो चुकी थी, सिर्फ छोटे भाई के रोल के लिए एक्टर की तलाश थी। इसी बीच राजेश खन्ना साहब, जिनका नाम था जतिन खन्ना, टैलेंट हंट जीतकर इंडस्ट्री में आए ही थे और कुछ फिल्में साइन करने के बाद अच्छे किरदार की तलाश में थे। उन्हें पता चला कि मनोज जी की फिल्म में ये स्कोप है, एक अच्छा रोल है। कांटेक्ट किया। मनोज जी ने राजेश खन्ना से मिलने के बाद पाया कि इस रोल को करने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्हें तकरीबन फाइनल कर लिया। फिल्म का सेट राजकमल स्टूडियो में लोअर परेल में लगा हुआ था। गीत रिकॉर्ड हो चुके थे, बस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग की तैयारी चल रही थी। राजेश खन्ना के सिलेक्शन की खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैल भी गई। एक दिन सवेरे सवेरे राजेश खन्ना मनोज जी से मिलने पहुंच गए उनके घर। बहुत परेशान लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। मनोज जी ने पूछा, क्या बात है, परेशानी का सबब क्या है, बड़े टेंस लग रहे हो? हिम्मत जुटाकर राजेश खन्ना बोले, मनोज जी, ये फिल्म जिसके लिए आपने मुझे फाइनल किया है, मैं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा रोल है, लेकिन अब मैं ये कर नहीं पाऊँगा। मनोज जी ने पूछा, क्या हो गया? राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि ये टैलेंट हंट में विनर होने के बाद मैंने जो फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं किसी और फिल्म को साइन नहीं कर सकता हूं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूं। इस पर मनोज जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम फिर कभी दोबारा काम कर लेंगे। राज खन्ना ने बोला कि मुझे इस बात की चिंता है कि आपका सेट राजकमल स्टूडियो में लगा हुआ है, आप आखिरी लास्ट मोमेंट पे कैसे एडजस्ट करोगे? मनोज जी ने दिलासा दी कि तुम फिक्र मत करो, तुम अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो, तुम्हारी अपनी मजबूरी है, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। राजेश खन्ना को उन्होंने विदा किया। अब रात आई और मनोज जी सोच में पड़ गए कि मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन ये मुसीबत जो सर पे आई हुई है, लास्ट मोमेंट पे एक एक्टर को, नए एक्टर को तलाश करना, पुराने को रिप्लेस करके नया एक्टर लाना, सबसे पहली बात है, यही अपने आप में मुश्किल बात है। लेकिन वो नया एक्टर कौन होगा, किसे रोल दूं, ये काफ़ी जद्दोजहद में रात गुजारी। और अचानक उनको याद आया एक एक्टर का चेहरा। इस एक्टर ने उनके साथ काम किया था शहीद में, डॉक्टर विद्या में, वो कौन थी में। उनको कांटेक्ट किया और बिना छुपाए बोल दिया कि भैया ये रोल करना है, आपको करोगे आप? और ये भी बोल दिया कि आपसे पहले इस रोल के लिए मैंने राजेश खन्ना को फाइनलाइज कर लिया था। जतिन खन्ना राजेश खन्ना हो गए थे फिल्म में आने के बाद। तो आप मेरी पहली चॉइस नहीं हो, मैंने ईमानदारी के साथ बोल दिया। लेकिन राजेश खन्ना इन रीजंस की वजह से उपकार फिल्म नहीं कर पाएंगे, आप करोगे क्या? इस एक्टर ने
जिन्होंने मनोज कुमार के साथ शहीद में काम किया था, डॉक्टर विद्या में काम किया था, वो कौन थी में काम किया था, उपकार फिल्म करने के लिए राजी हो गए। इस तरह से उपकार फिल्म में जो रोल राजेश खन्ना को करना था वो रोल किया फाइनली प्रेम चोपड़ा साहब ने। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले थे। कुछ देर में बताऊंगा उस गीत के बारे में जिस गीत की पंक्तियां हासिल करने के लिए कई दिनों तक राहुल देव बर्मन को न सिर्फ चक्कर लगाने पड़े गीतकार शैलेंद्र जी के घर पे, बल्कि एक दिन दादा बर्मन ने राहुल से कह भी दिया, अगर आज तू बोल लिखवा के नहीं लाया तो घर वापस मत आना। ये गीत कौन सा था और ये किस्सा क्या था? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। एक बार की बात है, SD बर्मन एक फिल्म कर रहे थे। उस फिल्म में गीत लिख रहे थे शैलेंद्र। SD बर्मन साहब की अपनी एक टीम थी, हर एक व्यक्ति का अपना एक ग्रुप था। नौशाद साहब शकील साहब के साथ काम करते थे, मदन जी राजा मेहंदी अली खान साहब के साथ काम करते थे, आप समझ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ काम करते थे। तो SD बर्मन का भी अपना एक ग्रुप था। गीतकार शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी। इस पर्टिकुलर फिल्म के गीत लिख रहे थे शैलेंद्र जी। एक गीत बाकी था जो शैलेंद्र जी दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि शैलेंद्र जी उन दिनों की बात है जब बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए थे, बहुत ज्यादा बिजी थे। वो पर्टिकुलर गीत दे नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर दादा SD बर्मन ने अपने बेटे राहुल देव बर्मन को इनके पीछे लगा दिया कि तू पकड़ इसको किसी भी तरह से। गाना मतलब ट्यून तैयार है, बोल लिखवा दे। राहुल देव बर्मन पीछे लग गए शैलेंद्र जी के। शैलेंद्र जी टालम टोल करने लगे। राहुल देव बर्मन एक दिन उनके घर पे पहुंच गए, कह रहे यार लिखता हूं, बस अभी जा रहा हूं, अभी लिखा, अभी, जैसे आप जानते हैं ना जो लोग करते हैं। गीत नहीं लिखा, आज आना, कल आना, सवेरे लिख दूंगा, शाम को, दोपहर में आजा, उधर आजा, बहुत चक्कर लगवाने शुरू कर दिए। इधर जब दादा SD बर्मन को पता पड़ा कि राहुल अभी तक गीत नहीं लिखवा पाया है शैलेंद्र से, तो उन्होंने अपने बेटे को वार्निंग दे, अल्टीमेटम दे दिया, अगर तूने आज शैलेंद्र को पकड़कर गीत के बोल नहीं लिखवाए तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। पिता के इस थ्रेट को सुनकर अब राहुल देव बर्मन शैलेंद्र जी के पास पहुंचे, कहने लगे कि मैं आपके साथ हूं, बाबा ने मुझे वार्निंग दे दी है, मुझे घर में नहीं घुसने देंगे और मैं आज आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ हूं। आप इतने दिन से मुझे नचा रहे हो, टालम टोल कर रहे हो, आज मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं बाथरूम अकेले जाने दूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा। और पूरे दिन भर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो, एक सिटिंग रूम से दूसरे सिटिंग रूम, ये पूरे दिन राहुल देव बर्मन शैलेंद्र जी के साथ ही चक्कर काटते रहे और सुबह, दोपहर, शाम और फाइनली हो गई रात। शैलेंद्र जी का पीछा राहुल देव बर्मन ने छोड़ा नहीं। शैलेंद्र जी फाइनली कहने लगे, यार अब तो रात आ गई, अभी तो पीने पिलाने का टाइम है यार, तू तो जा, कह ले मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं आपका किसी भी तरह से। तो पहुंच गए समंदर के किनारे, बीच के ऊपर। रात का वक्त था, समंदर की लहरें और लहरों से उठा शोर, ऊपर आसमान में बादल थे। एक पैग मारा और जब देखा कि बगल में बैठा हुआ है पंचम, जा ही नहीं रहा है। पंचम ने कहा मैं जाऊंगा नहीं, तो कहने लगा जा, सिगरेट है? सिगरेट की डब्बी खोली, सारी सिगरेट निकाली और सिगरेट की डब्बी में जो अंदर की पन्नी होती है उसके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए लिख दिया। कहने लगे आसमान में आज बादल ही बादल हैं। कहने लगे चांद अजीब सा लग रहा है, उमड़ घुमड़ हो रही है बादलों की, जैसे कुछ खो गया है। कौन खो गया है? खोया खोया चांद हो गया है। खोया खोया चांद हो गया है, खुला आसमान हो गया है और तू साथ में बैठा है, जा नहीं रहा, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। तो इस तरह से ये मास्टरपीस कंपोजिशन समंदर के किनारे बैठकर राहुल देव बर्मन ने जबरदस्ती करके महान गीतकार शैलेंद्र जी से लिखवाई ये रचना। बॉम्बे टॉकीज में काम की तलाश में गए थे दिलीप कुमार।
फिर क्या हुआ, वो क्या वाकया हो गया जिस वाकये पे वो यकीन ही नहीं कर पाए। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात उस दौर की है जब यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार काम की तलाश में लगे थे। उनके एक दोस्त थे डॉक्टर मसानी। मसानी साहब ने बताया कि बॉम्बे टॉकीज में जान पहचान है, अगर यूसुफ तुम चाहो तो मैं तुम्हें देविका रानी से मिलवा सकता हूं। लेकिन यूसुफ खान साहब ने, डॉक्टर मसानी के दोस्त यूसुफ खान ने, नौजवान यूसुफ खान ने मना कर दिया, क्योंकि शायद उस वक्त उनको अपने टैलेंट पे या इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही उनको कोई एक्टिंग का एक्सपीरियंस था। इंग्लिश फिल्म देखने का शौक था। उन्होंने कहा कि देखते हैं, और बहुत दिनों तक जब भटकने के बाद काम नहीं मिला तो एक दिन उन्होंने फिर अपने दोस्त डॉक्टर मसानी से कहा कि अब मैं थोड़ा मेंटली रेडी हूं और चलने को तैयार हूं आपके साथ बॉम्बे टॉकीज। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज लेकर पहुंचे दिलीप साहब को और मिलवाया देविका रानी से। देविका रानी मिली, उनको लगा कि इस नौजवान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और इसे बॉम्बे टॉकीज में एम्प्लॉय के तौर पर रखा जा सकता। उन दिनों स्टूडियोज ही प्रोड्यूसर हुआ करते थे और फ्रीलांसिंग इतनी चलन में नहीं थी। जब किसी एक्टर को काम करना होता था तो स्टूडियो के साथ जुड़ जाते थे, स्टूडियो उनको तनख्वाहें देती थी, सैलरी बिल्कुल। तो देविका रानी ने यूसुफ साहब को ऑफर दे दिया 1250 रुपए का। दिलीप साहब ने भी हामी भर दी। पता चला, बधाई दी। अब इसके बाद एक कंफ्यूजन आ गया इनके मन में कि यार 1250 रुपए साल के तो नहीं बोल दिए। अब देखिए आप समझे ना, ये तो बहुत बड़ी रकम है, ये तो पूरा ईयर की तो नहीं बोलती, ये साल भर का मेहनताना होगा। दोस्त ने कहा भैया ये महीने भर की पगार है। अब दिलीप साहब कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा एक बार देविका रानी के साथ कंफर्म कर लो। अब देविका रानी के साथ जब डॉक्टर मसानी ने कंफर्म किया तो उन्हें कहा गया कि ये 1250 रुपए पर मंथ सैलरी है और ये सैलरी हो सकता है इस नौजवान को ज्यादा लगे, लेकिन मुझे इस नौजवान में एक पोटेंशियल, एक टैलेंट नजर आया। जैसे कहते हैं ना, होर हार बीरवान के होत चीखने, मुझे पूत के पैर पालने में ही नजर आ गए, इसलिए मैंने थोड़ी सी रकम ज्यादा बढ़ा दी, थोड़ा अमाउंट ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये नौजवान इधर उधर भटके, स्ट्रगल करते करते इधर जाए। तो मैं इस टैलेंट को ज्यादा पैसे देके हायर करना चाहती हूं। और इसी वक्त दिलीप कुमार को याद आई अपने कॉलेज के दोस्त राज कपूर की, जिसने कहा था एक्टिंग में करियर बनाना। उसके बाद ही दिलीप कुमार ने 1939 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म की, जिसका नाम था, बताइए। नहीं, मधुमती तो बहुत बात की, 1950s की फिल्म है। बताइए समंदर में क्या आता है, और हाई टाइड और लो टाइड को क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। ये फिल्म ज्यादा चली नहीं, इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उनकी पहली हिट फिल्म रही 1947 की फिल्म नूरजहां जी के साथ, मलका तरन्नुम जिनको कहा जाता है, जुगनू। और इसी फिल्म से दिलीप कुमार को पहचान मिली और लोग उन्हें मानने लगे और जानने लगे। जुगनू वही फिल्म है जिसमें रफ़ी साहब ने एक कॉलेज बॉय का रोल भी किया था। शो के अगले पड़ाव में क्यों लीना चंदावरकर को शादी के बाद किशोर कुमार ने कहा ये बीवी बहुत महंगी पड़ी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहानी लीना चंदावरकर और किशोर कुमार की। किशोर कुमार पहले ही 3 शादियां कर चुके थे। बात उन दिनों की है जब लीना जी
कि फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी, दुखी थी, परेशान थी, इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी, दिल नहीं लग रहा था। इसी बीच किशोर कुमार ने उन्हें एक रोल ऑफर किया फिल्म प्यार अजनबी है में। लीना जी ने इस रोल को मना कर दिया। इस पर किशोर कुमार ने कहा, आप एक बार रोल सुनिए तो सही, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा रोल है, तगड़ा रोल है। किशोर कुमार बातचीत करने में, इस लपेटे लेने में बहुत एक्सपर्ट आदमी थे। उन्होंने लीना चंदावरकर को मना ही लिया। अच्छा, ये मेल मुलाकात, मीटिंग, सिटिंग और एक्सप्रेशन, नरेशन के दौरान लीना चंदावरकर हो गई इम्प्रेस किशोर कुमार से। ह्यूमरस आदमी था और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो जो खलिश थी, एक खला थी, एक खालीपन था जो उनके पति के जाने के बाद था, वो धीरे धीरे हर जख्म और हर घाव तो भर जाता है। तो किशोर कुमार की वजह से लीना चंदावरकर भी अपने जो जख्म थे वो भुलाने की कोशिश करने लगे, या किशोर कुमार की वजह से धीरे धीरे वो जख्म भरने लगे। इसी बीच में वो कहती हैं कि किशोर कुमार चाहने लगे थे। मेरा तो ऐसा मानना है कि किशोर कुमार तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अरे किशोर कुमार ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अचानक इस प्रपोजल से लीना चंदावरकर घबरा गई। उन्होंने किशोर कुमार से कहा कि क्या आप इस तरह से अपनी हर हीरोइन के सामने शादी का प्रस्ताव रख देते हो? हाँ, ताड़ गए। औरतें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। और लीना चंदावरकर ने मना कर दिया। किशोर कुमार ने पीछा नहीं छोड़ा। आप समझे, पटाने का गुर किशोर कुमार को बहुत अच्छी तरह से आता था और ऐसा परस्यू किया कि लीना चंदावरकर मान गई। लेकिन जो फिल्म लीना के साथ किशोर कुमार ने शुरू की थी वो बीच में अटक गई, क्योंकि लीना शादी के लिए मान गई थी। आवाज समझे। अब अड़चन ये थी कि लीना के घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि लीना जी के माता पिता को पता पड़ा तो उन्होंने कहा, यार ये आदमी तो 3 शादियां कर चुका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो उनको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था, और ये भी ऑब्जेक्शन था कि उम्र का जो अंतर था। लेकिन लीना जी भी पूरी तरह से पूरी तरह लपेटे पेरेंट्स छोड़कर चले गए। इस पर उन्होंने किशोर कुमार को बताया कि आपकी वजह से मेरे मम्मी डैडी भी मुझे छोड़ के चले गए। और किशोर कुमार कहते हैं कि बच्चों की तरह उछलने लगे, बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, रास्ते के सारे कांटे और पत्थर साफ हो गए। अच्छा, ये सुनकर बेटी लीना को बहुत बुरा लगा कि भैया आप मेरे माँ बाप को कांटे और पत्थर क्यों बोल रहे हो। इस बात के ऊपर किशोर कुमार ने अपने तर्क देने की कोशिश की होगी। लीना का गुस्सा देखकर किशोर कुमार ने कहा कि चलो अभी शादी कर देते हैं। कब और कैसे करनी है शादी? इस पर किशोर कुमार ने कहा, कल ही चर्च में कर लेते हैं। ये सुनकर लीना ने कहा, चर्च में? आप क्या क्रिश्चियन है जो चर्च में करेंगे? लीना को ऐसा लगने लगा था कि किशोर अब मजाक कर रहे हैं। मामला सीरियस हो गया था और किशोर कुमार की बातें सुनकर लीना का विश्वास थोड़ा सा डोल रहा था कि शादी नहीं करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन किशोर कुमार मजाक कर रहे थे और उन्होंने फाइनली लीना चंदावरकर से शादी कर ली। लेकिन ये जो प्रेम का बीज पड़ा था, ये तो यहां से पड़ा था कि लीना चंदावरकर को लेकर एक फिल्म बनाने गए थे वो। लीना चंदावरकर तो हासिल हो गई लेकिन फिल्म बनी नहीं। इसलिए वो कहते थे ये बीवी मुझे बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि इसको बटाने के लिए मुझे एक फिल्म का प्लान करना पड़ा था। वापस आकर बताऊंगा कि क्यों मोहम्मद रफ़ी ने एक गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त शंकर जयकिशन से कहा कि कुछ हसीन चेहरे, कुछ हसीनाएं सामने बिठाओ, तभी इस गाने को रिकॉर्ड करूंगा। क्या था ये माजरा, बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म में मेन हीरो शम्मी कपूर। सिचुएशन ये थी कि शम्मी कपूर एक क्लब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत से टेलीफोन उनके इर्द गिर्द रखे हैं और उन टेलीफोन पे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं। वो लड़कियां इनसे बात करना चाहती हैं, इन पे फिदा हैं। अब भाई हीरो के ऊपर ही लड़कियां फिदा होती हैं। हमारा हीरो शम्मी कपूर
इतनी लड़कियों के कॉल एक साथ रिसीव करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं और गा पड़ते हैं, किससे प्यार करूं, किसको प्यार करूं, किससे प्यार करूं, ये भी है वो भी है। गाना तो सुनो। जब गाने की रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब को समझाया होगा कि सिचुएशन ये है, और अगर नहीं भी समझाया हो तो बड़ा गाने के बोल बड़े ऑब्वियस हैं। रफ़ी साहब ने कहा कि देखो, अगर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि शम्मी इस गाने पर कैसे परफॉर्म करेगा, तो मुझे भी उसको जस्टिफाई करना है। ऐसा करो यार कि मैं गाना जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्टूडियो के अंदर थोड़ी सी कुछ खूबसूरत चेहरे, कुछ हसीनाएं आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। आर्टिस्ट को यूजुअली इंस्पिरेशन मिल ही जाता है। तो रफ़ी साहब की इस बात को सुनकर आप ताज्जुब करेंगे, कुछ खूबसूरत चेहरे स्टूडियो में बुलाए गए, लेकिन रफ़ी साहब थे शर्मीले। कहने लगे यार ये लड़कियां बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर से बोला, शंकर जयकिशन साहब से, कि लड़कियां तो बहुत खूबसूरत हैं, मुझे इंस्पायर कर रही हैं, लेकिन यार मेरी हिम्मत नहीं कि इनके चेहरों को देखकर मैं गाना गा सकूं। शर्म है मेरे अंदर, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो कुछ क्या ऐसा चक्कर चला सकते हो कि मैं तो इनको देख पाऊं लेकिन मेरे एक्सप्रेशन ये देख नहीं पाए हैं। आप समझे? अजब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये वाला चक्कर है। और इस गीत के रिकॉर्डिंग के वक्त ऐसा सुनने में आया कि बिल्कुल इस तरह का अरेंजमेंट किया गया था कि रफ़ी साहब तो देख पा रहे थे उन लड़कियों को जो उन्हें इंस्पायर कर रही थी, लेकिन लड़कियां नहीं देख पा रही थी कि वो उनके क्या एक्सप्रेशन हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है। फिल्म आनंद की रिलीज पर आनंद के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने माफ़ी मांगी गीतकार योगेश से। माजरा क्या था बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात है योगेश जी की। योगेश जी जब मुंबई काम की तलाश में आए तब उन्हें खुद पता नहीं था कि मुंबई में किस्मत ने उनके लिए क्या रखा है। गीत लिखने लगे। उनके दोस्तों की वजह से उन्हें एहसास हुआ, दोस्तों ने उन्हें जब लिखते हुए देखा कि यार तुम बहुत अच्छी शायरी कर लेते हो, अच्छा लिख लेते हो, अच्छी कविताएं लिख लेते हो, तो फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते, प्रोड्यूसर से मिलो। दोस्तों की बात मानकर योगेश जी ने काम के लिए चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उनके कई सारे स्ट्रगल करने वाले दोस्तों से नाता रिश्ता बन गया और इनका एक ग्रुप बन गया 25 लोगों का। सभी एक दूसरे को काम के लिए मदद करते। ये ज़माना और था। बहुत समय तक स्ट्रगल करने के बाद एक बार उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन बनर्जी से मिलने का मौका मिला। रॉबिन बनर्जी साहब ने योगेश जी से कहा, एक छोटी फिल्म बन रही है जिसमें प्रोड्यूसर को आपके 6 गाने पसंद आए, अगर आप कहें तो काम करते हैं। योगेश जी के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने हाँ कर दी। इस फिल्म में गीत देने के बाद उन्हें छोटी छोटी 6, 7, 8 फिल्में मिली, मगर लेकिन वो जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो सक्सेस होती है, जो कामयाबी होती है, जिससे लगता है कि हाँ भाई अ स्टार हैज अराइव्ड, वो नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान उन्हें सलिल दा के साथ काम करने का मौका मिला और जमने भी लगी। काफी समय काम करने के दौरान उन्हें ऋषि दा से मिलने का मौका हासिल हुआ और दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हुई। ऋषिकेश मुखर्जी ने योगेश जी को किसी फिल्म में गाने लिखवाने का चांस देने की बात कही। प्रॉमिस करते ना, हाँ एक दिन। और वो दिन आ गया जब ऋषिकेश मुखर्जी आनंद बना रहे थे। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे गुलजार साहब ने और फिल्म में म्यूजिक था सलिल चौधरी का। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसी फिल्म में योगेश जी को गुलजार साहब के साथ 2 गीत और लिखने का बोला, जिंदगी कैसी है पहेली हाय और कहीं दूर जब दिन ढल जाए। योगेश जी ने अपने सभी दोस्तों को बताया कि फिल्म आनंद रिलीज हो रही है और उसमें उनके लिखे 2 गीत हैं। और जब फिल्म रिलीज हुई तो उस दिन वो अपने सभी दोस्तों के साथ गोरेगांव के अनुपम थिएटर में फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू हुई
उसमें उनके गाने आए, दोस्तों ने गाने सुने, पसंद किए, लेकिन जब पूरी फिल्म ख़त्म हुई और क्रेडिट टाइटल आए तो योगेश जी का कहीं नाम ही नहीं था। दोस्तों ने कहा यार ये क्या है, तू तो कह रहा था तूने गाने लिखे, तेरा तो कहीं क्रेडिट टाइटल में नाम ही नहीं है। बात योगेश जी को समझ में नहीं आई कि क्या हो गया। वो चुपचाप घर वापस आ गए और अगले दिन उन्होंने सोचा कि मैं दादा से बात करूं कि नहीं करूं। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मुझे क्रेडिट टाइटल नहीं दिया। लेकिन इस घटना के एक हफ्ते बाद जब योगेश जी का किसी काम से फिल्म डिवीजन जाना हुआ तो वहां उनसे टकरा गए ऋषिकेश मुखर्जी, और दादा छूटते ही बोले मुझे मालूम है तुम नाराज होगे, पर माफ कर दो योगेश। इससे पहले कि योगेश जी कुछ बोलते ऋषिदा बोले यार हम फिल्म के टाइटल्स में गीतकार का नाम ही देना भूल गए, इतनी बड़ी ब्लंडर हो गई, इतनी बड़ी मिस्टेक हुई हमसे। योगेश जी ने अपने मन को समझाया कि दादा कोई बात नहीं। ऋषिदा बोले अब हमने भूल को सुधार लिया है और तुम्हारा नाम क्रेडिट टाइटल में लिख दिया गया है। और इस तरह फिल्म की रिलीज के कुछ अरसे बाद योगेश जी का नाम गीतकार के रूप में वापस जोड़ा गया इस फिल्म में। मगर इस फिल्म के गीतों की पॉपुलैरिटी की वजह से योगेश जी को बहुत फायदा हुआ और बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत लिखने का मौका मिला। आपके SMS का, आपके मैसेज का, आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। हमारा नंबर है 55454, उस पर SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, उसके बाद आपका मैसेज। बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने चाव से ये प्रोग्राम सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।